फ्रेंड, शारदा विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एनपी सिंह आज एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरुआत अपने कर दी थी कल। पिछली क्लास में अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एग्रीकल्चर, उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। आज उससे थोड़ा सा अपने आगे चलेंगे, जिसमें अपने देखेंगे रिवोल्यूशन या क्रांतियाँ हिंदी में बोलते हैं। क्रांतियाँ जब भी किसी भी प्रोडक्ट यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का उत्पादन बढ़ा तो उसको एक क्रांति का नाम दे दिया गया। सबसे पहले जो क्रांति में पढ़ेंगे वो है हरित क्रांति। रिवोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, रिवोल्यूशंस या बोले तो क्रांतियाँ। सबसे पहले आती है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 टू 1967, 1966 में। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1947 से 1952 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन थी बहुत कम थी। जैसे जैसे एक दशक निकला यानी 1961 को इंडिया की पॉपुलेशन 1951 से उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अपना जो सीरियल प्रोडक्शन यानी धान एवं गेहूँ, जो कि अपने एक स्टेपल फूड है इंडिया के, उसका जो प्रोडक्शन था वो उतना ही था जितना 1947 को। तो 1947 से जो 1961 को जो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, उसकी धान एवं गेहूं की जो उसकी स्कार्सिटी थी, उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए अमेरिका और मैक्सिको के साइंटिस्ट से, अपने जो साइंटिस्ट थे स्वामीनाथन जी, वो उनसे मिले तथा वहाँ से कुछ वैरायटी को परचेज किया गया। ये वैरायटी ना लगभग 1965 से 1966 के आसपास परचेज की गई। तो उसको अपने पंजाब के एरिया और हरियाणा के कुछ एरिया में अप्लाई किया गया। इन्हीं वैरायटी को परचेज किया गया 1966 के आसपास और परचेज करके हरियाणा के या पंजाब के फील्ड में उसको अप्लाई किया गया। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा अपने को अनाज एवं गेहूं का प्रोडक्शन मिला, तो उसी को एक नाम दे दिया गया अपने ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति। अब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 1967। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। अब देखना, ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति संबंधित किससे है? रिलेटेड टू संबंध यानी रिलेटेड टू किससे संबंधित हो? धान व गेहूं। ज़्यादातर तो गेहूं व धान के उत्पादन से संबंधित है। गेहूं व धान के उत्पादन से संबंधित है कौन सी रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति। अब हरित क्रांति जो कि विश्व में हरित क्रांति को लाने का श्रेय या विश्व में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, वो है एनी बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं एन.ई. बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक है भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक है एन.ई. बोरलॉग। एम.एस. स्वामीनाथन का जेट के अंदर आईसीआर और बीएच तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अब हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से हुई थी। अब ये भी एक बार जेट के अंदर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया। कैसे कि एक लाइन लिख देता हूं यहां पे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। देखना, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, या इसको बोलते हैं अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का प्रोग्राम। कब
स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, तो वो 1966 इसका आंसर आएगा। यानी कहने का मतलब हरित क्रांति को या तो बोल दो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, या अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का प्रोग्राम, या बोल दो हरित क्रांति। बात एक ही है, तीनों लाइनें एक ही है। यानी अब की बार उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया था, कैसे कि पूछा हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, ना कि उन्होंने पूछ लिया हरित क्रांति। तीनों वर्ड एक ही है, हरित क्रांति 1966 में आई और हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। कहने का मतलब देखिए हरित क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल जो अपने इम्पैक्ट था वो किसका था, ज़्यादातर हाई यील्डिंग वैरायटी जो कि विदेशों से लाई गई थी। तो उस प्रोग्राम उसका नाम ही रख दिया गया, इस हरित क्रांति का दूसरा नाम हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम रख दिया गया। इसी कारण बोले तो चाहे तो इसको ग्रीन रिवोल्यूशन बोल दो, चाहे हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम बोल दो, बात एक ही, दोनों 1966 में शुरुआत हुई थी। अब देखना इसमें दो कंपोनेंट काम में आए थे। हरित क्रांति में दो कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट का मतलब ये है कि हरित क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी हरित क्रांति लाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दो जिम्मेदार थी। तो वो दो चीज़ें जिम्मेदार कौन सी थी, एक तो जिनको मैं दो कंपोनेंट से शो करूंगा, कंपोनेंट दो कंपोनेंट थे। एक तो था अधिक उत्पादन देने वाली किस्में का यूज किया गया, अधिक उत्पादन देने वाली किस्में, एक तो यूज की गई अधिक उत्पादन देने वाली किस्में, और दूसरा कंपोनेंट इसमें काम में लिया गया फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। दूसरा इसमें यूज किया गया केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड दो कंपोनेंट काम में लिए गए, जिसके कारण इन दोनों कंपोनेंट के कारण ही हरित क्रांति संभव हुई है। अब देखना हरित उत्पादन देने वाली किस्मों का उपयोग, और एक किस्म जो कि गेहूं की सर्वाधिक हरित क्रांति के लिए यूज की गई थी उसका नाम था HD 2329। यानी हरित क्रांति के लिए सर्वाधिक योगदान देने वाली गेहूं की किस्म। हरित क्रांति के लिए योगदान देने वाली सर्वाधिक जो गेहूं की किस्म, कौन सी किस्म का सर्वाधिक हरित क्रांति में प्रयोग किया गया, हरित क्रांति के लिए प्रयोग किया गया था, वो तो है HD 2329, HD 2329 जिसको बोलते अपने, HD 2329 सर्वाधिक हरित क्रांति में योगदान देने वाली गेहूं की किस्म थी। अब आगे आता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया। हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड ने, विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड ने। और एक और आता है सतत हरित क्रांति, सतत हरित क्रांति। सतत हरित क्रांति शब्द, ये शब्द दिया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा। सतत हरित क्रांति शब्द दिया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा, और हरित क्रांति शब्द दिया गया था विलियम गॉड के द्वारा। अब ये एक और इसमें से क्वेश्चन बनता है ग्रीन रिवॉल्यूशन में कि हरित क्रांति का सर्वाधिक इम्पैक्ट, चाहे वो बेनिफिशियल इम्पैक्ट हो चाहे हार्मफुल इम्पैक्ट हो, दोनों सर्वाधिक कौन से राज्य पर पड़े, तो पंजाब के अंदर। यानी सर्वाधिक बेनिफिशियल इम्पैक्ट भी पंजाब में पड़ा और सर्वाधिक हार्मफुल इम्पैक्ट वो भी पंजाब के अंदर पड़ा। कैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट काम लिए थे, अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों और दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अब इनसे अपने को उत्पादन तो बहुत एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन मिला अपने को, किसका, गेहूं का और धान का, किसके अंदर, पंजाब में। बट इसके साइड इफेक्ट भी ये चले कि केमिकल के अधिक यूज से और पेस्टिसाइड के अधिक यूज से जो सोयल थी पंजाब की सारी पोल्यूट होगी, यानी प्रदूषित होगी, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की स्किन डिजीज जो कि अपने पंजाब के अंदर आने लगी, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा कैंसर। यानी एक तो साइड इम्पैक्ट और एक बढ़िया इम्पैक्ट, या तो अपने के हार्मफुल इम्पैक्ट और बेनिफिशियल इम्पैक्ट जो सर्वाधिक ग्रीन रिवॉल्यूशन के वो पंजाब के अंदर दिखे। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सर्वाधिक प्रभाव कौन से राज्य पर पड़ा, तो पंजाब।
तो इसका आंसर है पंजाब। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सर्वाधिक इम्पैक्ट या प्रभाव कौन से राज्य पर पड़ा? पंजाब, और दूसरे नंबर पे आता है हरियाणा। अब आगे इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें एक सतत हरित क्रांति मैंने शब्द दिया था, इसको कई बार इंग्लिश में लिख देता है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। इस वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कह सकता है कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द वो किसके द्वारा दिया गया? एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, जिसको अपने सतत हरित क्रांति शब्द भी बोलते हैं। ये दोनों के दोनों वर्ड, सतत हरित क्रांति चाहे कह लो चाहे एवरग्रीन, ये किसके द्वारा दिए गए थे? एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। अब एक और क्वेश्चन हरित क्रांति में जो रह गया वो है कि हरित क्रांति के लिए जो फादर थे इंडियन एम एस स्वामीनाथन, उसको सबसे पहले वर्ल्ड का फूड प्राइज यानी वर्ल्ड फूड प्राइज, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज वो दिया गया था एम एस स्वामीनाथन को 1987 को। अब नेक्स्ट रिवॉल्यूशन आती है वाइट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन या इसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। वाइट रिवॉल्यूशन या फिर श्वेत क्रांति रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। वाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन से संबंधित है। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति के पिता में, श्वेत क्रांति के पिता में श्वेत क्रांति के पिता में यहाँ बोले तो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इज वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक हैं वो है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन की डेथ हुई थी 2013 को। वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के पिता में। और देखना श्वेत क्रांति के अंतर्गत एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, ये क्वेश्चन बहुत बार जेट में पूछा जा चुका है। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ से संबंधित है, बाढ़ को कंट्रोल करने से संबंधित है, नदियों से संबंधित है, नदियों को जोड़ने से संबंधित है, या फिर दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका है दूध उत्पादन से बढ़ाने से, बिल्कुल करेक्ट। देखना ऑपरेशन फ्लड हिंदी में लिख देते हैं इसको ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड वाइट रिवॉल्यूशन के अंतर्गत ही आता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से। देखना हुआ क्या था कि 1970 के आसपास इंडिया में जो दूध की कमी, बहुत ज़्यादा कमी थी, यानी जो मेट्रो सिटीज़ थी वहाँ पे मिल्क का जो पहुँचना बहुत ही कठिन काम था क्योंकि मिल्क इंडिया में बहुत कम था। हुआ क्या कि 1970 के आसपास इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन फ्लड एक नाम का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसका जो मुख्य एम था वो तो क्या था कि इसमें मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे मिल्क को पहुंचाना या दूध की पहुंच करना मेट्रो सिटीज़ में, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, कर्नाटक, बॉम्बे में। तो इसको मद्दे में नजर रखते हुए क्या किया गया कि आनंद गुजरात, जहाँ पे एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में, वहाँ पे एक डेयरी ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया उस डेयरी के अंदर। तो वहाँ पे क्या करते थे कि जो सपरेटा या मिल्क पाउडर था वो डेवलप्ड कंट्री अमेरिका या कनाडा वहाँ से परचेज किया जाता और उस मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क का पाउडर था उससे एक लिक्विड मिल्क बनाकर मेट्रो सिटी जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, कर्नाटक, चेन्नई आदि मेट्रो सिटी में ट्रेन के माध्यम से पहुंचाया जाता था। तो कहने का मतलब ऑपरेशन फ्लड, यदि क्वेश्चन आए ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड किससे है या किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है और शुरुआत हुई थी इसकी 1970 में। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970। अब 3 चरण या 3 स्टेप में ऑपरेशन फ्लड कंप्लीट हुआ था। इसका जो पहला चरण था वो फर्स्ट स्टेप भी बोलते इसको या पहला चरण। पहला चरण इसका स्टार्ट हुआ था 1970 में और एंड हो चुका था ये 1978 में। शुरुआत 1970 में हुई थी और एंड कब हुआ था? 1978 में। फर्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट इन 1970 एंड 1970 टू 1978 एंड सेकंड स्टेप
जो दूसरा स्टेप था वो स्टार्ट हुआ था 1978 से 1985। सेकंड स्टेप 1978 से 1985 और थर्ड स्टेप इसका स्टार्ट हुआ था 1985 से 1993 तक। दोबारा फर्स्ट स्टेप इसका स्टार्ट हुआ था 1970 से 1978 और सेकंड स्टेप स्टार्ट हुआ था 1978 से 1985 और थर्ड स्टेप इसका स्टार्ट हुआ था 1985 से 1993 तक। इन 3 स्टेप में ऑपरेशन फ्लड चला था और ये ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी एनडीडीबी में, एनडीडीबी यानी इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एनडीडीबी में शुरुआत हुई थी किसकी? ऑपरेशन फ्लड की। ऑपरेशन फ्लड एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और ये एनडीडीबी स्थित है आनंद गुजरात में, आनंद गुजरात में। और एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे, एनडीडीबी की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1965 को, 1965 को। दोबारा व्हाइट रिवोल्यूशन श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति के पिता में वर्गीज कुरियन और इसी व्हाइट रिवोल्यूशन के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का जो मेन पर्पज था वो था मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना यानी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट स्टेप था उसका 1970 से 1978, सेकेंड स्टेप था उसका 1978 से 1978 से 1985 तक और थर्ड था 1985 से 1993 तक। इसकी शुरुआत हुई थी एनडीडीबी पे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो आनंद गुजरात में स्थित है और उस आनंद गुजरात यानी एनडीडीबी की स्थापना 1965 को हुई थी। और एनडीडीबी का जो वर्तमान चेयर है वो है दलीप राठ, दलीप राठ। ये था अपना व्हाइट रिवोल्यूशन। अब इसमें भी कुछ 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्रीकल्चर के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जेट, आईसीआर, बीएचयू, चाहे कोई भी एओ, एएफ, एडीओ किसी का एग्जाम उसके लिए क्या कि विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ पे होता है। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, अब विश्व में जो सर्वाधिक दूध उत्पादन है वो होता है भारत में, इंडिया। अब भारत है वो फर्स्ट रैंक पे है दुग्ध उत्पादन में। ये संभव हुआ केवल किससे? ऑपरेशन फ्लड जो 1970 में स्टार्ट किया था। उस टाइम इंडिया की रैंक अंडर 50 के अंदर थी, 50 के अंदर थी, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन फ्लड 1970 में स्टार्ट किया गया। आज 2020 के अंदर जो इंडिया है वो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली कंट्री बन चुकी है। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर कौन सा राज्य सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। तो भारत में दूध का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद नंबर आता है राजस्थान का। यानी राजस्थान की बात करें तो भारत के अंदर राजस्थान दूसरे रैंक पर है, दूसरा स्थान है दुग्ध उत्पादन में। अब बात करें अपने राजस्थान की तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है जयपुर में और दूसरा नंबर आता है बीकानेर का। अब ये विश्व का मिल्क का डाटा है, पूरा बता दिया मैंने, दोबारा रिपीट करते हैं। विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन भारत में होता है, भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में और दूसरी रैंक है राजस्थान की। राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है जयपुर में और दूसरा रैंक है बीकानेर। मिल्क प्रोडक्शन की दृष्टि से राजस्थान में जो बीकानेर, इसको बोलते हैं राजस्थान का डेनमार्क, राजस्थान का डेनमार्क बीकानेर। ये क्वेश्चन कई बार जेट में पूछ लेता है, 1-2 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर से संबंधित होते हैं जीके के। और एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेट में कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये जेट में क्वेश्चन आया हुआ है। एक आधा जेट में क्वेश्चन जो जीके का डाल देता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है वो, ठीक है। व्हाइट रिवोल्यूशन अपनी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्रांति अपने पढ़ते हैं पीली क्रांति, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में येलो रिवोल्यूशन। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। उसके बाद आती है रजत क्रांति या फिर अपने इंग्लिश में बोल रहे तो इसको सिल्वर रिवॉल्यूशन।
या रजत क्रांति? रजत क्रांति संबंधित अंडा उत्पादन या फिर मुर्गी पालन या इसको बोले पोल्ट्री उत्पादन से। नेक्स्ट आती है ग्रे या धूसर क्रांति। नेक्स्ट ग्रे या धूसर उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ब्राउन रिवोल्यूशन या भूरी क्रांति, ये एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। खाद्य प्रसंस्करण या फिर शहद उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आती है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली व प्याज उत्पादन से। झींगा मछली व प्याज उत्पादन से। गोल क्रांति इसको बोलते हैं इंग्लिश में राउंड रिवोल्यूशन, आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आती है रेड रिवोल्यूशन या लाल क्रांति। रेड रिवोल्यूशन या लाल क्रांति संबंधित है मांस व टमाटर उत्पादन से। रेनबो या इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सामूहिक विकास से संबंधित है। रेनबो या फिर इंद्रधनुष क्रांति। उसके बाद आती है ग्रीन गोल्ड क्रांति, बांस या बैम्बू प्रोडक्शन से संबंधित है। उसके बाद आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन या फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। अपन अपने एक चीज पढ़ी यहाँ पे ग्रीन गोल्ड क्रांति। अब ये ध्यान रखने वाला ग्रीन गोल्ड या हरा सोना। हरा सोना बोलते हैं बांस को, हरा सोना बांस को कहते हैं। काला सोना या ब्लैक गोल्ड, काला सोना या ब्लैक गोल्ड ये बोलते हैं अफीम को। सफेद सोना या श्वेत सोना, सफेद सोना या फिर वाइट गोल्ड। सफेद सोना या वाइट गोल्ड बोलते हैं एग्रीकल्चर में कपास को। उसके बाद आता है येलो गोल्ड या पीला सोना। येलो गोल्ड या पीला सोना, येलो गोल्ड या पीला सोना बोलते हैं जूट को। ये आईसीआर में 2019 में क्वेश्चन पूछा था, आईसीआर 2019 में, कि येलो गोल्ड इनमें से कौन सी क्रॉप को या कौन सी फसल को येलो गोल्ड कहते हैं, तो येलो गोल्ड किसको बोलते हैं, जूट को। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अमेरिका में येलो ज्वेल, अमेरिका में येलो ज्वेल, अमेरिका में येलो ज्वेल ये कहा जाता है सोयाबीन को। अमेरिका में येलो ज्वेल बोलते हैं सोयाबीन को। दोबारा पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन पोल्ट्री उत्पादन, ग्रे या धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से, ब्राउन क्रांति या भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण व शहद उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली प्याज उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन, लाल क्रांति मांस व टमाटर उत्पादन से, रेनबो या इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सामूहिक विकास से संबंधित है, ग्रीन गोल्ड क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, हरा सोना बोलते बांस को, काला सोना ब्लैक गोल्ड अफीम को, व्हाइट गोल्ड या सफेद सोना कपास को, और येलो गोल्ड या पीला सोना बोलते जूट को। ये क्वेश्चन आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अमेरिका में येलो ज्वेल बोलते हैं सोयाबीन को। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स। देखिए एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट में दो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट आते हैं, पहला आता है आईसीआर, दूसरा आता है आईएआरआई। इसमें पहला आता है टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है वो आईएआरआई, +1 के सिलेबस में है ये आईएआरआई। ये जेट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और अब लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था आईएआरआई से, घुमा के पूछा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। +2 में क्वेश्चन आते हैं इसके आईएआरआई के। आईएआरआई इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्तमान में ये है, स्थापना इसकी 1905 में हुई थी और वर्तमान में ये स्थापित है पूसा रोड नई दिल्ली, पूसा रोड नई दिल्ली।
वर्तमान में स्थापित है पूसा रोड, नई दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1905 में पूसा रोड, नई दिल्ली में। देखना, इसकी स्थापना के लिए सबसे पहले जो सर्वप्रथम RIARI की स्थापना हुई थी, उस टाइम इसका नाम था फिप्स प्रयोगशाला। फिप्स प्रयोगशाला। IARI का जब इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, तब इसका नाम था फिप्स प्रयोगशाला। अब देखना, फिप्स प्रयोगशाला है क्या चीज़। देखिए, तब क्या होता, अमेरिका की एक संस्था थी जिसका नाम था फिप्स। फिप्स की फुल फॉर्म है फिप्स ऑफ USA। ये क्वेश्चन आया हुआ है 12वीं के अंदर, +2 में पूछा था कि फिप्स की फुल फॉर्म क्या था, फिप्स ऑफ USA। अब देखिए, हुआ क्या था कि 1905 में जब इसकी स्थापना की थी, एक अमेरिका की संस्था थी जिसका नाम था फिप्स संस्था। उस फिप्स संस्था ने इंडिया में एग्रीकल्चर का भविष्य को देखते हुए कुछ यानी हेल्प की इंडिया की, यानी उसने कुछ पैसा आवंटित किया एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन खोलने के लिए, जिसका नाम अपने 1905 में फिप्स प्रयोगशाला रख दिया गया। और इसकी नींव रखी गई थी फिप्स प्रयोगशाला की दरभंगा, बिहार। दरभंगा, बिहार, गंडक नदी के किनारे। और नींव रखी गई 1905 में। दरभंगा, बिहार, गंडक नदी के किनारे 1905 में फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कर दी, जिसका नाम था फिप्स ऑफ USA। यह स्थापना हुई थी 1905 में। अब हुआ क्या, उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के अधीनता थी, इंडिया की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करता था। तो हुआ क्या, 1911 में इसका नेम चेंज कर दिया गया। इसका नेम रख दिया गया IIAR, यानी फुल फॉर्म होगी इसकी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1911 में इसका नाम पड़ा, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम फिप्स प्रयोगशाला से इसका नाम कर दिया 1911 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हुआ क्या, 1919 में दोबारा फिर इसका नेम चेंज किया गया। 1919 में इसका नाम रख दिया गया IARI। अब भी ये IARI, उस टाइम इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी, 1947 में फ्रीडम मिली थी, तब जाके इंडिया ये IARI का नाम थोड़ा चेंज होगा। तब भी IARI में जो पहला शब्द था ये था इंपीरियल, यानी इसका तब नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1919 में। अब 1934 में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया दरभंगा, बिहार में जो बिल्डिंग थी इसकी IARI की इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की, वो कोलैप्स होगी, ढह गई, जिसके कारण 1936 में पूसा, नई दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। पूसा, नई दिल्ली में इसको स्थानांतरित कर दिया गया 1936 में। 1936 में इसको पूसा, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, किसको, IARI को। अब 1936 में बाद 1947 में इसका जो IARI में जो इंपीरियल था, इंपीरियल की जगह इसका नेम कर दिया गया इंडियन। यानी 1947 में, यानी इंडिया को फ्रीडम मिली तो इंपीरियल की जगह इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम हो गया। अब हुआ क्या, 1957 में 1957 में IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी बना रही है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है उच्च शिक्षा, उच्च संस्थान, उच्च शिक्षा, उच्च संस्थान। दोबारा
देखना सबसे पहले IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में वर्तमान में पूसा रोड नई दिल्ली में है। सबसे पहले इसका नाम था फिप्स प्रयोगशाला, जिसको फुल फॉर्म है फिप्स ऑफ USA। दरभंगा बिहार में गंडक नदी के किनारे 1905 में इसकी स्थापना की गई फिप्स की। 1911 में नाम चेंज हो IIAR इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रख दिया गया। फिर 1919 में नेम चेंज हुआ IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम पड़ा। फिर 1934 में भूकंप आया जिसके कारण बिल्डिंग पूसा बिहार की खत्म हो गई। 1936 में इसको नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 में इसका नेम चेंज हो गया, इंपीरियल की जगह इंडियन आ गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1957 में IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, यानी उच्च डीम्ड का मतलब होता है उच्च शिक्षा उच्च संस्थान। अब एग्रीकल्चर की 4 डीम्ड यूनिवर्सिटियां इंडिया के अंदर हैं।